नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जुलाई का आपका शिफ्ट 3 का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर एसएससी CHSL का। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको देखना है और इसमें जो है आपका एक अंडरलाइन वर्ड है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका वर्ड है कौन सा। चलिए सबसे पहले फाउंड, हाँ, वायलेटेड अ लॉ, ये आपका एक अंडरलाइन वर्ड है और इसमें हमको देखना है कि कुछ एरर है या फिर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, वायलेटेड अ लॉ जो है इसका कोई रिप्लेसमेंट हो रहा है क्या, ये बराबर यहाँ पर प्लेस्ड है या फिर इसके अलावा जो है कोई दूसरा हमको फ्रेज यूज करना है। चलिए देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, the civic bodies in the capital have formed teams to crack down on coaching centers found violated a law। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही, सिविक बॉडी। सिविक बॉडीज का मतलब होता है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह है ना, जो नगर निगम बेसिकली जो होती है शहर की। इन द कैपिटल, कैपिटल मतलब जो राजधानी है, शहर है, वो हैव फॉर्म्ड टीम, इन लोगों ने क्या किया, एक टीम बनाई। ठीक है, एक टीम का गठन किया इन्होंने। और क्यों किया, टू क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है लगाम लगाना या हमला करना या उनको शट करना, है ना। किसको शट करना, कोचिंग सेंटर्स को, ऐसी कोचिंग सेंटर्स पे लगाम लगाना जो कि फाउंड, जो कि क्या देखी गई, वायलेटेड अ लॉ। तो फाउंड वायलेटेड अ लॉ नहीं होगा, जो कि फाउंड वायलेटिंग द लॉ। क्या हो जाएगा, बिल्कुल वायोलेटिंग द लॉ, बिल्कुल इस तरीके से वायलेटिंग द लॉ। क्यों द लॉ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसी डेफिनेट लॉ की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक लॉ की बात कर रहे हैं, वो रूल की बात कर रहे हैं जो इन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर लागू होता है। ठीक है, उस लॉ की। तो क्या होगा, राइट हमारा जो है फाउंड हमारा बराबर है वहां पर वायोलेटिंग द लॉ। ये जो डी वाला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाउंड टू वायोलेटेड, फाउंड टू जो है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये भी आपका नहीं होगा। फाइंडिंग टू, है ना, फाइंडिंग टू वायलेट, फाइंडिंग टू कभी भी नहीं होता है। फाइंडिंग या तो फाइंडिंग लिखो, है ना, फाइंडिंग देखो ये अंडरलाइन पार्ट नहीं है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फाउंड एज इट इज आपका रहेगा। तो ये बराबर है, डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको इस पर्टिकुलर ईडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग चाहिए। देखो क्या लिखा है, गोइंग ओवर वंस हेड, है ना, ये आपने काफी बार हिंदी में भी सुना होगा कि सर के ऊपर से जाना, है ना। जब सर के ऊपर से जाना, जब हमको कोई चीज समझ में नहीं आती, है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि ये कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई आंसर हमको समझ में नहीं आया, तो क्या बोलते हैं कि भाई ये चीज जो है ये तो मेरे सिर के ऊपर से चले गई, है ना। तो गोइंग ओवर वंस हेड का मतलब होता है क्या, है ना, मतलब इसका होता है कि बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। गोइंग वंस ओवर वंस हैंड का ये भी मतलब होता है कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को जो है ठीक से क्या नहीं कर पाना, उसको समझ नहीं पाना, या हमारी जो समझ से बाहर, समझ से परे बोल सकते हो, हमारी समझ की हमारी जो कैपेसिटी है उससे वो परे है। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, गोइंग ओवर, है ना, जैसे ये एग्जाम्पल, what he wants to achieve by doing this is going over my head, है ना। बिल्कुल इस तरीके से क्या मीनिंग इसका आ रहा है कि वो ये सब करके उसको क्या प्राप्त होगा, क्या वो हासिल करेगा, ये चीज़ें जो है मेरे सर के ऊपर से जा रही है, मतलब मुझे ये चीज़ मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से बाहर है, या मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो आंसर है राइट हो जाएगा, गो बियॉन्ड
वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा जो है जम्बल्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग रीअरेंज का क्वेश्चन या रीअरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। और इसकी ट्रिक जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आप इसमें स्टार्टर देखो, आप देखो आपके सेंटेंस में किससे स्टार्ट होता है, जनरली ऐसे नाउन से जिसको कि हम जो है सब्जेक्ट, जिसको कि हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आपको देखना है क्या, पेयरिंग, भाई कौन से दो वर्ड्स जो हैं आपके वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट पेयरिंग बना लेते हैं, वो पेयर हमको उसमें देखना है, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं, फर्स्ट क्या लिखा है, द सब्जेक्ट्स टॉट इन द गुरुकुल वेरीड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स, की जो विषय है ना, किसकी बात हो रही है, ऐसे विषय है ना जो कि कहाँ पढ़ाए गए, गुरुकुल में, है ना। ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, टॉट इन द गुरुकुल, जो गुरुकुल में पढ़ाए गए वो वेरीड है, मतलब वो अलग अलग होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, संस्कृत से लेकर जो है मैथ्स तक होते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। ये हमारा हो सकता है कि स्टार्टर हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडियन एजुकेशन हैज़ इट्स रूट्स इन द एंशियंट एजेस, की भारतीय जो शिक्षा है उसकी जो जड़ें है वो कहाँ पर है, एंशियंट एजेस, पुराने जो हमारे पुराना जो तरीका है, पुराने हमारे जो पुरखे लोग जो जो हमारा एंशियंट सिस्टम होता था पढ़ाने का उसमें है। तो ये भी हमारा स्टार्टर हो सकता है। भाई हम जो है बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हाउएवर दिस सिस्टम चेंज्ड व्हेन, ये सिस्टम जो है बदल गया कब, जबकि ब्रिटिशर्स लोग जो है वो भारत में उन्होंने प्रवेश किया, तब ये बदल गया। देखो दोस्तों, इससे ये हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाउएवर आ गया। अब हाउएवर जो है वो आपका क्या है, कंजंक्शन है। हाउएवर आपका क्या है, कंजंक्शन है, तो इससे हम स्टार्टर ये आपका नहीं बनेगा, मतलब सी वाला आपका स्टार्टर नहीं है, ठीक। फिर आप देखो, इन दोज डेज, उन दिनों में, द गुरुकुल सिस्टम वॉज फॉलोड, कि जो गुरुकुल सिस्टम था वो फॉलोड, आगे क्या, ये उन दिनों में, तो गुरुकुल सिस्टम वॉज फॉलोड, कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था गुरुकुल में, कौन से दिनों में, दोज दिनों। अब ये कौन से दोज, इसका समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कौन से दिनों की बात हो रही है, मतलब ये डी वाला आपका स्टार्टर नहीं है, मतलब डी वाला आपका ऑप्शन से बाहर हो गया। अब हमारे पास जो है दो ऑप्शंस हैं और दोनों में ही स्टार्टिंग किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, ठीक है। बी से आपका स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्टर तो हमको पता चल गया हमारा बी जो है वो स्टार्टर है। आप देखो, अब हमको पेयरिंग बनाना है, या तो आपका क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है, बी और सी का पेयरिंग होगा, या फिर आपका बी और डी का पेयरिंग होगा। पहले हम लोग ये देखते हैं कि बी और सी में पेयरिंग आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो बी क्या लिखा हुआ है, इंडियन एजुकेशन जो है इसकी जो जड़ें हैं वो एंशियंट एजेस में है, पहले का जो सिस्टम था उसमें है। उसके बाद सी, देखो हाउएवर दिस सिस्टम, हाउएवर आ गया, ये जो सिस्टम है, अब नेगेटिव बात हो गई, चेंज, ये बदला, कब बदला, जब एजुकेशन। अब देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंडियन एजुकेशन की बात हो रही है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंडियन एजुकेशन की बात हो रही है, इंडियन एजुकेशन के सिस्टम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, भारतीय शिक्षा की बात हो रही है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, भारतीय शिक्षा की बात की जा रही है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है। यही सबसे मेन पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन जो है इसकी जो जड़ें हैं ये एंशियंट एजेस में है, और यहाँ सी में किसकी बात हो रही है, इस सिस्टम की। तो भैया ये सिस्टम अलग चीज़ है और ये एजुकेशन अलग चीज़ है। इसका क्या मतलब है, बीसी का आपका पेयरिंग नहीं हो रहा है, बीसी का अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है मतलब बी वाला आपका पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। बी डी हमारा जो है पॉइंट हो गया। अब आप देखो कि इंडियन एजुकेशन जो है इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर है, एंशियंट एजेस में है। अब आगे देखो डी वाला, इन दोज डेज, किन दिनों की बात हो रही है, एंशियंट एजेस की, पुराने दिनों की बात हो रही है, और यहाँ पर हमने एंडिंग किससे करी थी, पुराने दिनों से करी थी। इसका मतलब है कि ये हमारा बराबर जा रहा है कि उन दिनों में क्या हुआ करता था
कि एक सिस्टम होता था, कौन सा, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, उसको लोग अनुसरण करते थे, उसको लोग फॉलो करते थे। अब देखो बिल्कुल बराबर जा रहा है कि एंशियंट एज, फिर उन दिनों की बात है, उन दिनों में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, मतलब हमारा जो है ये वाला राइट आंसर हो गया। ठीक, 2 की पेयरिंग हो गई। अब आप देखो डी के बाद ए आ गया। ये जो सब्जेक्ट्स होते थे टॉट इन गुरुकुल वेरिड, ये जो सब्जेक्ट इस गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे वो अलग अलग होते थे, संस्कृत से लेकर जो है मैथ्स तक होते थे। ठीक है, अब ये पूरा गुरुकुल जो है ये क्या है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। और आखिरी में किसकी बात हो रही, हावेवर ये जो व्यवस्था है ये बदल गई। कब बदल गई, जब अंग्रेज जो है वो हमारे भारत में आ गए, है ना। मतलब ये हमारा मीनिंग वाइज बिल्कुल राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है ये इसका हमको एक वन वर्ड निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विच इज यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। विज्ञान में, साइंस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहा जाता है बैरोमीटर। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, बैरोमीटर। और ये जो है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज या जिसको वोल्ट बोलते हैं, है ना, वोल्ट बोलते हैं, या जिसको पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं वोल्टेमीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये साइंस में है आपका 6, 7, 8 की साइंस में भी आपको पता चल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिसको वोल्टेज हम लोग बोलते हैं, वोल्टेज को नापने के लिए, स्पेलिंग गलत हो गई वोल्टेज की। ठीक है, वोल्टेज को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको वोल्टामीटर बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है। और थर्मोमीटर जो है हम लोग तापमान, टेम्परेचर मापने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोला जाता है थर्मोमीटर। और ऑल्टीमीटर जो है, ऑल्टीमीटर जो है इसका होता है आपका अल्टीट्यूड। हाँ, ऑल्टीमीटर मतलब ये हाइट से इसका वर्ड आ गया, अल्टीट्यूड, जो हाइट नापने के लिए, हाइट नापने के लिए अल्टीट्यूड होता है। जो हाइट नापने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ऊंचाई को नापने के लिए यूज होता है उसको ऑल्टीमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर है आपका ये। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है, इसका हमारा आंसर क्या हो गया, बैरोमीटर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर हमको फिलअप करना है। एक ब्लैंक है, 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। इन व्यू ऑफ, ठीक है, हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू डैश हिज प्रमोशन। इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का क्या मतलब है कि एक रीजन है कि इन व्यू ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, है ना, आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ, है ना, या इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर, क्योंकि, या फिर चूंकि बोलते हैं ना, चूंकि भाई चूंकि इसका जो ट्रांसफर है, या देखते हुए, है ना, देखते हुए या ध्यान में रखते हुए, है ना, कि भाई ये चीज़ को, उसका जो ट्रांसफ़र है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वो काफ़ी दूर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ही हैड टू, उसको क्या करना पड़ा, उसको डैश हिज प्रमोशन, अपने प्रमोशन को क्या करना पड़ा, अपने प्रमोशन को जो है फॉरगो करना पड़ा। फॉरगो का मतलब होता है फॉरगॉट करना पड़ा, भूलना पड़ा, है ना, या जाने देना पड़ा। क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि अगर उसका प्रमोशन हो जाता है ना, अगर उसका प्रमोशन हो जाएगा तो उसको कहीं दूर दराज में ऐसी जगह पे डाल देंगे जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, है ना, इसको, इस चीज़ को देखते हुए, या इस चीज़ को जो है क्या करते हुए, ध्यान रखते हुए,
इस चीज़ को नज़र में रखते हुए उसने क्या किया, अपने जो प्रमोशन है उसको टाल दिया, उसको जाने दिया, उसको लेट गो कर दिया, उस प्रमोशन को उसने लिया ही नहीं, उस प्रमोशन को उसने एक तरह से क्या कर दिया, गिव अप कर दिया या फिर सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया या फिर अपना जो प्रमोशन था उसको उसने क्या कर दिया, उसको सरेंडर कर दिया, या उस प्रमोशन को लेने से ही उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, असर्ट का मतलब आगे बढ़ा दिया, रिजाइन कर दिया मतलब बिल्कुल वो जॉब छोड़ दिया, क्लेम करना मतलब उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए परमिशन ली, ठीक है, उसको अचीव करने को कहा, लेकिन फॉरगो का मतलब उसको मना कर दिया, टाल दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक, तो जाहिर सी बात है वो नहीं जाना चाहता था फार ऑफ, दूर दराज की जगह, इसलिए उसने अपने प्रमोशन को फॉरगो कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर जो है ये आपका एक अंडरलाइन का पार्ट है, ठीक है ना, से एक मिनट, तो इसमें अंडरलाइन जो पार्ट है बी डेवलप्ड, बी डेवलपिंग, ये आपका जो शब्द है ये अंडरलाइन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये बी डेवलपिंग, ये जो पार्ट है आपका, इसमें आपको बताना है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन आ रहा है या फिर ये इसका प्लेसमेंट करेक्ट है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से हमारा शुरू है। द अर्बन आर्ट कमीशन हैज सजेस्टेड दैट द लैंडस्केप बी डेवलपिंग बाय एडिंग वाटर फाउंटेन्स अराउंड द स्कल्पचर। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अर्बन आर्ट कमीशन, अर्बन आर्ट कमीशन का जो डिपार्टमेंट है या ये जो अर्बन आर्ट जो कमीशन है, इन्होंने एक चीज़ सजेस्ट की। देखो हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये आपका, परफेक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से कि ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि लैंडस्केप बी डेवलपिंग बाय, है ना, तो लैंडस्केप बी, लैंडस्केप मतलब वो जो ज़मीन है, वो जो उस भूभाग का जो हिस्सा है वो बी डेवलपिंग बाय, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बाय एडिंग, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो जो लैंडस्केप है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, वो डेवलप कैसे हो सकता है, बाय एडिंग वाटर फाउंटेन, उसमें अगर हम लोग जो पानी के जो फव्वारे हैं वो लगा देते हैं, वो जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट है, स्कल्पचर है उसके आसपास, है ना, अगर हम वाटर फाउंटेन लगा के इस पर्टिकुलर स्कल्पचर के आसपास वाटर के फाउंटेन्स, पानी के जो फव्वारे लगा देने से क्या होगा कि ये लैंडस्केप बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, है ना। वो कैसे डेवलप हो सकता है, तो यहाँ पे बी डेवलपिंग तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बी डेवलप्ड बाय, है ना, लैंडस्केप बी डेवलप्ड बाय, ये आपका सही हो जाएगा। आप पढ़कर देखो कि अर्बन आर्ट कमीशन जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि लैंडस्केप जो है, लैंडस्केप जो है, लैंडस्केप टू बी डेवलप्ड बाय नहीं होगा, लैंडस्केप बी सजेस्टेड दैट द लैंडस्केप बी डेवलप्ड बाय एडिंग, हाँ, सजेस्टेड दैट द लैंडस्केप बी डेवलप विथ तो होगा नहीं, लैंडस्केप डेवलप टू बी, लैंडस्केप टू बी डेवलप्ड, टू बी भी नहीं होगा, है ना, बी डेवलप्ड हो जाएगा। लैंडस्केप बी डेवलप्ड बाय एडिंग, कैसे डेवलप हो सकता है, वो डेवलप हो सकता है बाय एडिंग, ठीक है, डेवलप्ड ईडी आ जाएगा, बाय एडिंग वाटर फाउंटेन अराउंड द स्कल्पचर। ठीक, तो मतलब डी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है, हमको देखना है कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो मिसेस संगीता मलिक जो है वो कौन है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर है ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों की हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एक रूल है, वन ऑफ का रूल है। ठीक है ना, याद रखो कि कभी भी वन ऑफ आता है, ठीक है ना, कभी भी वन ऑफ आता है तो उसके बाद नाउन जो है वो क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। उसके बाद जो वर्ब है वो क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा देखो वन ऑफ आया,
वन ऑफ आया, ठीक है, मलिक इज, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपका वन ऑफ आया, तो वन ऑफ के बाद जो है क्या है, ये आपका नाउन है, जो कि यहाँ पर फेवरेट टीचर, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। टीचर के बदले क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, ये आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, देखो ऑफ आया वापस, तो वापस ये आपका प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। तो इन आर स्कूल, मतलब वहाँ पे टीचर्स हो जाएगा, टीचर वाले पार्ट में आपका एरर है, बी वाले पार्ट में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिलअप करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए क्या लिखा है, द प्रिजनर हेल्ड अप हिज फिस्ट इन अ डेफिएंट डैश एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। ये जो प्रिजनर है, प्रिजनर ने क्या किया, प्रिजनर मतलब जो भी कैदी जो था, उसने हेल्ड अप किया, मतलब उठाया अपना फिस्ट मतलब अपनी जो मुट्ठी उठाई, इन अ डेफिएंट वे, इन अ डेफिएंट क्या, तो ये जो हाथ हिलाना या हैंड मूवमेंट, या देखो ये जो मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ हैंड या लेग, ठीक है, लेग और हेड, सिर का जो हिलाना, ये जो है ना, ये सब के सब क्या कहलाता है, ये कहलाता है गेस्चर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, गेस्चर, ठीक है। और पोस्चर का मतलब होता है, एक और वर्ड होता है पोस्चर, ठीक है। पोस्चर का मतलब होता है आपका बॉडी मूवमेंट, पूरी की पूरी बॉडी मूवमेंट, ये आपका होता है पोस्चर। द वे ऑफ स्टैंडिंग, जिस तरीके से आप खड़े होते हो ना, उसको कहा जाता है पोस्चर, ठीक है। और गेस्चर का मतलब आपके बॉडी के कुछ पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है, उसको कहा जाता है गेस्चर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने हाथ को ऐसे, फिस्ट को ऐसे डेफिएंट गेस्चर में कर रहा है, डेफिएंट गेस्चर एज ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम, की जैसे ही वो कोर्ट के बाहर जा रहा है, तो वो ऐसे हाथ से ऐसे हिला के वो कर रहा है, या फिस्ट के यूं कर रहा है, तो वो सारा का सारा जो है गेस्चर के अंदर आता है। वेव, सल्यूट और टोकन में ये नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। ये हमारा जो सेंटेंस है, ये एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल, कि जो नया गार्डनर है वो प्लांट्स की तरफ, प्लांट्स का लुक्स आफ्टर का मतलब होता है टू केयर, लुक्स आफ्टर का मतलब होता है केयर, वो क्या करता है, वो केयर करता है प्लांट्स की अच्छे से, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं, देखो इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द न्यू गार्डनर, और ये लुक्स जो है ये क्या है, आपका वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। मतलब ये सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है, ठीक। लुक्स आफ्टर पूरा का पूरा आपका जो है एक वर्ब है, और ये जो है प्लांट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। ये वाला हो गया आपका एक्टिव और पैसिव, ठीक। फॉर्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का या तो V1 होता है या फिर V5 होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। V1 का मतलब होता है आपका वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और V5 का मतलब है कि वर्ब जो है उसके साथ या तो S लगाए या फिर ES लगाए। V1 कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, ठीक है। और V5 कब लगाते हैं, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। अब यहाँ पर इसका पैसिव जब हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और वो किस फॉर्म में, प्रेजेंट में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। इसका क्या मतलब है कि वो या तो इज होगा, ठीक है, इज होगा, या एम होगा, या आर होगा, सब ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका जो मेन वर्ब है,
ठीक है ना। मेन वर्ब जो है उसका तीसरा फॉर्म, उसके बाद जो है बाय, और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट, क्या लग जाएगा आपका सब्जेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब सबसे पहले जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स, है ना। द प्लांट्स आपका सब्जेक्ट है, तो शुरुआत किससे होगी, द प्लांट्स, द प्लांट्स, द प्लांट्स। द न्यू गार्डनर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है और शुरुआत हमको पैसिव में ऑब्जेक्ट से करना है। ठीक है, तो द प्लांट्स के बाद जो है सीधा आपको क्या देखना है, द प्लांट्स के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब देखना है, वो भी इज एम आर में से कोई एक, है ना। वर नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। ठीक, द प्लांट्स लुक आफ्टर वेल, ये क्या है, ये भी पास्ट टेंस है। देखो ईडी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस है, ये V2 हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये भी रॉन्ग। फिर क्या बचा, प्लांट्स आर आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये आपका प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा वाला नाउन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये भी बराबर है। और लुक आफ्टर पूरा एक साथ आने वाला है, ये भी बराबर है। लुक्ड आफ्टर वेल, ठीक है, ये आपका जो वेल है ना, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है, और ये जो है हमारा वर्ब है, तो जाहिर सी बात है वेल जो है आपका किसके साथ आने वाला है, वर्ब के साथ आने वाला है। बाय आ गया, और उसके बाद न्यू गार्डनर जो है, बाय द न्यू गार्डनर, अच्छा हाँ, नया गार्डनर। ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सी वाला हमारा सही है। ठीक, डी में क्या प्रॉब्लम है कि न्यू गार्डनर इज आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, न्यू गार्डनर की तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्लियर है, सी वाला हमारा राइट आंसर है। 10th क्वेश्चन जो है आपका ग्रामर का, आपका ये एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमको एरर देखना है, क्या लिखा हुआ है, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम। तो मैं जो है आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न बता रहे हैं कि मुझे मैं उम्मीद करता हूँ वापस आने का, कहाँ से, सिंगापुर से। ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम, तो ड्यूरिंग अबाउट जो है ये आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन का आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, राइट ये आपका रॉन्ग हो गया। राइट आपका क्या होता है, इन अबाउट होता है, क्या होता है, इन अबाउट। ये अराउंड, इन अबाउट का मतलब होता है अराउंड, है ना, के लगभग, अराउंड इस तरीके से। और ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ठीक है, तो ड्यूरिंग के साथ जो है अबाउट आप नहीं लगाने वाले हो, मतलब एरर जो है वो हमारा इसी पार्ट में हमारा एरर है। ड्यूरिंग के बदले जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया।